गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, रेजिस्टर्स की बात करते हैं। रेजिस्टर्स जब सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो, तो सीरीज को हमने बताया था रेजिस्टर्स को इस तरीके से एक के बाद एक 1 बाय 1 पीछे उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सीरीज में मैंने बताया था रेजिस्टर्स को 1 बाय 1 एक के बाद एक पीछे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद बैटरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, करंट सेम होती है। सीरीज में करंट मैंने बताया था आपको सेम होती है, व्हाइल इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, R1 R2 R2 R3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस का रिजल्ट होता है उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एक और भी सारे रेजिस्टेंस हो गए, अगर फोर्थ रेजिस्टेंस होगा तो वो भी आप ऐड कर देंगे R4। ठीक है, एंड सो ऑन। जिस तरीके से रेजिस्टेंसेस के अमाउंट बढ़ते जाएंगे आप इसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इस टाइप से ऐड करते हैं और ये हम बैटरी लगाते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होता है सेम वही अक्रॉस सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। R1 के भी एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 का भी V और R3 का भी V होगा। ठीक है, बट करंट अलग अलग होगी। यहाँ पर करंट I1 सपोज करें, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3 होगी। ये आपको ये हो गया। यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ पर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, एंड सो ऑन। आपको फॉर्मूला सीरीज का ये मिला R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से एक चीज आप देखिए समझिए क्या है, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंसेस है उनको ऐड करने पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट यहाँ पर यहाँ रेसिप्रोकल करके आप ऐड कर रहे हैं, आप सभी का अपोजिट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं और उसके बाद ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी रेसिप्रोकल किया जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, जो इसमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल सारे रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से सबसे कम होती है। सबसे छोटे वाला जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस भी होगा तो उससे भी कम होगा। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया था। ओके, अब हम ये देखते हैं कि देखिए आपके जो होम में क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। सर्किट्स का, टीवी, फ्रिज, फैन, बल्ब, कूलर, एसी, जो भी चीजें आपको कनेक्ट करनी रहती है वो क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है, आज हम आपको एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज आपको बताएंगे। ओके,
advantage of parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेज होते हैं? फर्स्टली हम बात कर रहे हैं सीरीज। इन सीरीज में क्या होता है, व्हेन वन रजिस्टर फेल्स, अगर एक रेजिस्टेंस खराब हो गया, फेल कर गया, ठीक है, when one resistor fails then circuit is broken. सर्किट क्या होता है, वो टूट जाता है, ठीक है, the circuit is broken and non-component works. कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता है। मैंने फर्स्ट में क्या बताया कि सीरीज में, जब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में मैंने आपको बताया कि वन बाय वन, एक के पीछे एक सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो अगर उनमें से कोई भी एक रजिस्टर, ठीक है, वन रजिस्टर फेल्स, अगर एक भी रजिस्टर फेल हो गया, सर्किट क्या होता है, पूरा का पूरा खराब हो जाता है, पूरा का पूरा सर्किट ब्रोकन हो जाता है, और उसमें से कोई भी रजिस्टर, चाहे वो पहले हो ऐड हो चाहे वो बाद में ऐड हो, वो कोई भी वर्क नहीं करता है। बिकॉज क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है, वायर का कनेक्शन होता है, वायर का कनेक्शन ही खराब हो जाता है रजिस्टर खराब होने की कारण, ठीक है। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पूरा पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाना। सर्किट ब्रेक होने के कारण सब कुछ बेकार हो जाता है, बैटरी भी, फिर वो पूरा पूरा सर्किट बेकार हो जाता है। और इस वजह से हम, अगर ऐसा हुआ तो अगर हमने कनेक्शन होम के टीवी फ्रिज जितनी भी चीजें हैं, होम अप्लायंसेस हैं, अगर उनको हमने रजिस्टर सीरीज के फॉर्म में ऐड कर दिया, तो अगर कोई भी एक अप्लायंस खराब हुआ तो समझ लीजिए सारे के सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, और इस पहचानना भी काफी टफ होगा कि कौन सा अप्लायंस, क्योंकि सभी के सभी बंद हो जाएंगे, तो कौन सा अप्लायंस जो खराब हुआ या कौन सा किसमें की प्रॉब्लम हुई, वो हमें पहचानने में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, different appliances require different current. Different appliances require different current. This cannot be satisfied. This cannot be satisfied in series combination. This cannot be satisfied in series combination. ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, जो बहुत सारे डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं, सभी डिफरेंट अप्लायंसेस को ऐसा नहीं कि सभी एक ही करंट पर चलती है, सबको अलग अलग करंट चाहिए होती है, करंट की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, टीवी जो थी वो बहुत ही कम करंट पर चल जाती है, भाई जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनको इन रिस्पेक्ट ऑफ टीवी ज्यादा करंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन कर देंगे, सारे के सारे होम अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्शन दे देंगे, तो क्या होगा कि किसी में सीरीज में हमेशा आपको सेम करंट मिलती है, सारे अप्लायंसेस में आपको सेम करंट मिलेगी, और सेम करंट जाने पर क्या होगा, लॉस नहीं होगा, फालतू करंट इतनी जा रही है बट वो उतनी करंट का यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लॉस होगा, और हो सकता है कुछ अप्लायंस के खराब होने की भी जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, तो ये चीज
जो डिफरेंट करंट चाहिए होता है जबकि सीरीज में सेम करंट मिलती है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रखते हैं होम में। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन से डिफरेंट करंट कभी भी नहीं आ सकती। ओके, थर्ड, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination, resistance is less than as in series combination। ठीक है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस से। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज लेस देन एज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उससे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम मिलता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अभी मैंने आपको ये चीजें फिर से रिमाइंड कराई थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से हमेशा कम होता है, इवनली स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है। व्हाइल इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से भी सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है, मींस बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा मिलेगा। ओके, ये तीन है और ये तीनों ही एडवांटेज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, खासकर ये तीसरा वाला पॉइंट ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, पैरेलल थोड़ा नोट कर लेंगे। जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो कम मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में, और ये सारे के सारे रीजन है, ये एडवांटेज है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सीरीज में क्या है, जब एक रजिस्टर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट बेकार हो जाता है और कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस या फिर कोई भी कंपोनेंट, जो भी हमने बल्ब, टीवी या फ्रिज जोड़ी हुई है, वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं वो उन्हें क्या चाहिए होता है, डिफरेंट करंट चाहिए होती है, सभी एक ही करंट पर काम नहीं करते हैं। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये प्रॉपर्टी वो सीरीज कॉम्बिनेशन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने अभी बताया कि हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस से भी कम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम इफेक्ट्स की बात करें। इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने क्या कहा कि करंट किसी वायर से अगर उसके अक्रॉसली वो जा रही है तो उसमें क्या होता है, फ्लो कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि वो तार जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है, हीट कर जाता है। तो हीट के हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Then conductor is purely resistive.
प्योरली रेजिस्टिव, when conductor is purely resistive, it means इसका क्या मतलब हुआ? purely resistive का मतलब कि वो अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देना चाहता। ठीक है, मैंने आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों ही के बारे में बहुत ही क्लियरली बताया था। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही सेम काम करते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं व्हेन अ कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव then source of energy continuously gets dissipated in the form of heat, in the form of heat। देखिए इसका क्या मतलब, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है, जब कंडक्टर प्योरली रेजिस्टिव होता है मींस वो क्या होता है कि रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है, हाईली रेजिस्टिविटी वाला कंडक्टर हमने लिया तो क्या होगा, अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। और इससे क्या होगा कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी मींस बैटरी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि बैटरीज ही हमें एनर्जी देती है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो तो बराबर करंट देगी। ठीक है, लेकिन करंट का यूज नहीं हो रहा मींस वो क्या होता है, करंट बेकार होती जा रही है, गेट्स डेसिपेटेड मींस यूज होती जा रही है, खर्च होती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में वो पूरी की पूरी जो करंट होती है वो मतलब वायर गर्म हो जाएगा और अपने में से आगे फ्लो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसलिए ये इफेक्ट हमें क्रिएट मिलता है, करंट की वजह से ये इफेक्ट मिला है, मतलब करंट की वजह से जो कंडक्टर है, वायर है, वो क्या हुआ है, अपना हीट, उस वायर को हीट कर रहा है, इट मींस इट क्रिएट्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये करंट की वजह से हो रहा है, करंट फ्लो की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर से एक बार रिपीट करिए, व्हेन अ कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, ये सिचुएशन है, सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिचुएशन होनी चाहिए, कंडक्टर प्योरली रेजिस्टिव होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ आर हाई, बहुत ही हाई होनी चाहिए, तो सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में वो कंटिन्यूअसली सारी की सारी एनर्जी डेसिपेट करेगा, यूज एंड थ्रो, वो फेंकता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कंडक्टर हीट करेगा। ठीक है, इससे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, देखिए ये हीटिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हीट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हीट की बात करते हैं। देखो हीट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे ही हम हीट बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का ही एक दूसरा फॉर्म है, और एनर्जी के बारे में हमने पहले ही बताया था, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क है। ठीक है, तो एनर्जी वर्क काफी दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम हीट की बात करते हैं, यहाँ पर हम H लिख सकते हैं, कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और वर्क W। तो ये क्या हुआ, तीनों जो होती है सेम ही चीजें हैं, बट क्या है, इनके फॉर्म्स अलग अलग हैं। हीट अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड वर्क भी अ टाइप ऑफ एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बनाया था, अभी पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था V = W/Q। ओके, और अभी मैंने ये कहा कि वर्क अ टाइप ऑफ एनर्जी है और एनर्जी हीट के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम W की जगह पर रिप्लेस करके हम H भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, H। ठीक है, तो यहां से हमें H की जगह पे क्या मिल रहा है, H का फॉर्मूला V × Q। H का फॉर्मूला हो गया
Q into V। ओके, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं, और हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले पर ही आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्यू वी, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला। आपने एक चीज और पढ़ी है, क्या पढ़ा था हमने? आई, करंट, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां से आपको Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Q इज इक्वल टू आई टी, और ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो H इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V इंटू आई टी, सेकेंड फॉर्मूला। यहां से आपको सेकेंड फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला। और एक चीज याद रखिए, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में मैंने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ में क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। ये वैल्यू यहाँ पर कुछ कर देते हैं, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर इंटू आई टी। आई आई ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मेनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। थर्ड फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होंगे ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी, तब मैं उसमें ये बताऊंगी कि ये दोनों फॉर्मूलाज ऐसे ही हर जगह नहीं इस्तेमाल करेंगे हम, कहीं 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 पर यूज होते हैं। जबकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ये फॉर्मूला तो बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले के लिए कुछ केसेस होते हैं, आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो मैं आपको फिर से एक बार ये रिपीट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला कौन सा फॉर्मूला मिल गया? फर्स्ट फॉर्मूला H इज इक्वल टू QV, सेकंड H इज इक्वल टू V इनटू IT, एंड थर्ड H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, इसी को रिलेटेड, इसी से लेकर के एक नया लॉ बनता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने हीटिंग के लिए एक लॉ दिया था सेम दिस फॉर्मूले पर, और उनका स्टेटमेंट भी इस फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। तो चलिए उसका उनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Joule's law of heating. फॉर्मूला यही यूज होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और इनका स्टेटमेंट भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हीट यूज इन कंडक्टर, हीट यूज में कहेंगे हम ये लिखेंगे कि डेसिपेटेड, इन कंडक्टर। फर्स्टली किस किस पे वो डिपेंड करता है हीट? फर्स्ट फॉर्मूले से देखिए, वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ करंट।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। इट मींस अगर हमने हीट को डबल किया तो करंट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट पर कौन सा पावर चढ़ा है, 2, तो करंट स्क्वायर है, तो अगर हीट को हमने डबल किया तो करंट क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन, फॉर्मूले में देखिए आप रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, it depends on resistance for given current। ठीक है, दी हुई करंट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, दी हुई करंट के रेजिस्टेंसेस पर भी ये डिपेंड करता है। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डबल किया तो रेजिस्टेंस से डबल हो जाएगा, अगर हम रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो हीट भी डबल हो जाएगी। थर्ड, टाइम, टाइम पे डिपेंड करता है। इट depends on time for which current flows through the conductor। current flows through the conductor। और h is directly proportional to time। ठीक है, टाइम इंक्रीज करने पर भी हीट इंक्रीज करेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, जितनी देर तक कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी उस टाइम पर भी ये डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड पॉइंट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और थर्ड पॉइंट है टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये डिपेंड करता है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी फॉर्मूले पर है। टोटल सेम यही फॉर्मूले पर, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे लिख लेंगे। H is equal to I square RT। यूनिट भी आपको एसआई यूनिट भी पता होना चाहिए, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इन्हीं साइंटिस्ट, जूल्स के बारे में मैं बात कर दूं तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर ही हीट का यूनिट रख दिया गया। ओके, तो हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि जूल जो है वो एसआई यूनिट तो जूल हो गई। अगर आपसे सीजीएस में बोला, मतलब सीजीएस में अगर बात करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है अर्ग। सीजीएस सिस्टम में यूनिट जूल की हीट की अर्ग होती है, और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्ग में दिया गया है तो आप इसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके, तो आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशन या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ heating effect of current. Heating effect of heating effect of current. देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ होता है, कहाँ-कहाँ हमें हीट की जरूरत होती है, मतलब किन-किन अप्लायंसेस का यूज करते हैं तो हमें हीट चाहिए होता है। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज और उसके साथ में हीटर, ये सारे हीट होते हैं, इनमें हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं और इनमें हीट की जरूरत होती है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें हीट बहुत ज्यादा निकलती है और इनमें हीट की बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन तीनों के लिए, ठीक है। Heating effect of current is useful for these appliances like heater, electric iron, and electric fuses, etc. तो इनके लिए तो काफी यूजफुल है, आयरन, हीटर और फ्यूज के लिए। और किसके लिए यूजफुल नहीं होता है बट लेकिन फिर भी उसमें हीट निकलती रहती है, मतलब उसमें यूजफुल नहीं होता, उसको कोई वर्क नहीं होता है, वो पूरी की पूरी हीट क्या होती है, वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is waste in the case of these appliances like computer, television, TV, okay, refrigerator, etc. तो इन सब में हीट की जो हीट डेसिपेट होती हुई निकलती है उसमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वायर्स हैं उनमें करंट फ्लो कर रही है तो उसमें हीट होगी, हीट डेसिपेट होगी, तो वो डेसिपेट का यहाँ पर कोई वेस्ट हो जाती है, पूरी की पूरी हीट कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर में वेस्ट हो जाती है, ओके। ये एप्लीकेशंस हो गए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो किसके लिए यूजफुल है और किसके लिए यूजफुल नहीं है, एक बार फिर से रिवीजन करिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूजफुल फॉर दीज एप्लायंसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनका हीट होना ही इनके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल है। जबकि सेकंड क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन केस में वेस्ट हो जाता है, कोई भी इसका यूज नहीं हो पाता है, लाइक कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इनमें हीट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी को हम जो है सफर करते हैं, ओके।
ठीक है, इसके आगे हम बल्ब पढ़ेंगे और भी बहुत सारे एप्लीकेंसेस हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।